अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अभाज्य संख्या। एक धन पूर्णांक p अभाज्य संख्या है यदि p 1 के बराबर नहीं है और p का धन पूर्णांक भाजक केवल 1 और p है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 पहले कुछ अभाज्य संख्या हैं। भाज्य संख्या। 1 के अलावा हर धनात्मक पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है भाज्य संख्या कहा जाता है। एक समग्र संख्या को इसके गुणांकों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये गुणांक अभाज्य या भाज्य संख्या हो सकते हैं। यदि यह भाज्य संख्या है तो इसे फिर से दो गुणकों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और एक चरण पर हम सभी गुणकों को अभाज्य पाएंगे। चलो हम एक समग्र संख्या लेते हैं, उदाहरण के लिए 156। आओ देखते हैं यदि हम अन्य प्राथमिक संख्या 3 से विभाजित करना शुरू करते हैं तो हमें क्या मिलता है। दोनों स्थितियों में प्राथमिक संख्याएं समान हैं, केवल उनके प्रकट करने का क्रम अलग है। 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 156 बराबर 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। हर समग्र संख्या का प्राथमिक संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंड किया जा सकता है और प्राथमिक गुणनखंड जिस क्रम में होते हैं उनसे अलग यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। महत्वपूर्ण परिणाम। म स प गुणा ल स प बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। उदाहरण 1। 9720 को प्राथमिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। हल। 9720 को भाग किया 2 से, हमें मिला 4860, जिसे फिर 2 से भाग किया जा सकता है और भाग करने पर हमें मिलता है 2430, जिसे फिर 2 से भाग किया जा सकता है और भाग करने पर हमें मिलता है 1215, जिसे फिर 3 से भाग किया जा सकता है और भाग करने पर हमें मिलता है 405, जिसे फिर 3 से भाग किया जा सकता है और भाग करने पर हमें मिलता है 135, जिसे फिर 3 से भाग किया जा सकता है और भाग करने पर हमें मिलता है 45, जिसे फिर 3 से भाग किया जा सकता है और भाग करने पर हमें मिलता है 15, जिसे फिर 3 से भाग किया जा सकता है और भाग करने पर हमें मिलता है 5, जिसे 5 से भाग किया जा सकता है और भाग करने पर हमें 1 मिलता है। इस प्रकार 9720 बराबर 23 गुणा 35 गुणा 5। उदाहरण 2। प्राथमिक गुणनखंड विधि से 336 और 54 का म स प और ल स प पता करें। हल। 336 को भाग किया 3 से, हमें मिला 112, जिसे फिर 2 से भाग किया जा सकता है। 112 को भाग किया 2 से, हमें मिला 56, जिसे फिर 2 से भाग किया जा सकता है। 56 को 2 से भाग किया, हमें मिला 28, जिसे फिर 2 से भाग किया जा सकता है। 28 को भाग किया 2 से, हमें मिला 14, जिसे फिर 2 से भाग किया जा सकता है। 14 को 2 से भाग करने पर हमें मिला 7, जिसे फिर 7 से भाग किया जा सकता है। हमें मिला 1। 336 बराबर 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। 54 को भाग किया 2 से, हमें मिला 27, जिसे फिर 3 से भाग किया जा सकता है। 27 को 3 से भाग करने पर हमें मिला 9, जिसे फिर 3 से भाग किया जा सकता है। 9 को 3 से भाग करने पर
हमें मिला 3, जिसे फिर 3 से भाग किया जा सकता है। 3 से 3 को भाग करने पर हमें मिला 1। 54 बराबर 2 गुणा 3 की घात 3। म स प यानी 336 54 बराबर हर उभयनिष्ठ प्राथमिक गुणनखंड के न्यूनतम घातांक का गुणनफल बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6। ल स प 336 54 बराबर संख्याओं में शामिल हर प्राथमिक गुणनखंड के अधिकतम घातांक का गुणनफल बराबर 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 1 बराबर 3024। एक अंक गणितीय आरोहण का nवां पद। उदाहरण, एक अंक गणितीय आरोहण का पहला पद m है और इसका सामान्य अंतराल p है। इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। गणना, हम जानते हैं कि पहला पद a बराबर m, सामान्य अंतराल d बराबर p, a 20 बराबर समान, nवां पद a n बराबर a जोड़ कोष्ठक में n घटा 1 d। दिए हुए मान को प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है a 20 बराबर m जोड़ कोष्ठक में 20 घटा 1 p, a 20 बराबर m जोड़ 19 p। एक अंक गणितीय आरोहण के पहले n पदों के योग। एक अंक गणितीय आरोहण के पहले n पदों के योग हैं s बराबर n बटा 2 गुणा 2a जमा n घटा 1 गुणा d। इसे निम्न रूप से लिखा जा सकता है s बराबर n बटा 2 गुणा a जमा an। यदि अंक गणितीय आरोहण का nवां पद an अंतिम पद i के बराबर है, s बराबर n बटा 2 गुणा a जमा i। उदाहरण के लिए अंक गणितीय आरोहण के 11 पदों का योग पता करें। 1 बटा 15, 1 बटा 12, 1 बटा 10। समाधान, पहला पद a बराबर 1 बटा 15, आम विभेद d बराबर 1 बटा 12 घटा 1 बटा 15 बराबर 1 बटा 60। s बराबर n बटा 2 कोष्ठक 2a जमा कोष्ठक n घटा 1 कोष्ठक d कोष्ठक। n बराबर 11, s बराबर 11 बटा 2 कोष्ठक 2 गुणा कोष्ठक 1 बटा 15 कोष्ठक जमा कोष्ठक 11 घटा 1 कोष्ठक गुणा 1 बटा 60 कोष्ठक। s बराबर 11 बटा 2 कोष्ठक 2 बटा 15 जमा 10 बटा 60 कोष्ठक। s बराबर 11 बटा 2 कोष्ठक 2 बटा 15 जमा 1 बटा 6 कोष्ठक। s बराबर 11 बटा 2 कोष्ठक 9 बटा 30 कोष्ठक। s बराबर 11 बटा 2 कोष्ठक 3 बटा 10 कोष्ठक। s बराबर 33 बटा 20। एक अंक गणितीय आरोहण के n पदों के योग के लिए सूत्र का उपयोग। उदाहरण, एक अंक गणितीय आरोहण का पहला पद 8 है, nवां पद 68 है और पहले n पदों का योग 228 है। n और सामान्य अंतराल d ज्ञात कीजिए। गणना, हमें ज्ञात है पहला पद a बराबर 8, an बराबर 68, sn बराबर 228, n बराबर समान, d बराबर समान, nवां पद an बराबर a जोड़ कोष्ठक में n घटा 1 d
बराबर 68। 8 जोड़ कोष्ठक में n घटा 1 d बराबर 68, कोष्ठक में n घटा 1 d बराबर 60, समीकरण 1। अब Sn बराबर n बटा 2 कोष्ठक में 2a जोड़ n घटा 1 d दिए हुए मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें मिलता है 228 बराबर n बटा 2 कोष्ठक में 2 गुणा 8 जोड़ 60, कोष्ठक में n घटा 1 d बराबर 60, समीकरण 1। n बराबर 6। अब समीकरण 1 में n बराबर 6 प्रतिस्थापित करने पर हमें मिलता है 6 घटा 1 d बराबर 60 या 5d बराबर 60, अतः d बराबर 12। अतः d और n के मान 12 और 6 हैं। बहुपदों के लिए भाग एल्गोरिदम। आइए हम इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। यदि एक घन बहुपद का एक शून्य 2x घात 3 जमा x घात 2 घटा 5x जमा 2 बराबर 1 है, तब अन्य दो शून्य निम्न प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसा कि f कोष्ठक x कोष्ठक बराबर 2x की घात 3 जमा x की घात 2 घटा 5x जमा 2। 1 f कोष्ठक x कोष्ठक का शून्य है। इसका मतलब कोष्ठक x घटा 1 कोष्ठक f कोष्ठक x कोष्ठक का गुणनखंड है। चरण 1 भाज्य और भाजक को x की घात के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। चरण 2 भाज्य के पहले पद यानी भाज्य के सबसे बड़े घातांक वाले पद को भाजक के पहले पद यानी भाजक के सबसे बड़े घातांक वाले पद से भाग करें। 2x की घात 3 बटा x बराबर 2x घात 2। यह भागफल का सबसे पहला पद होगा। चरण 3 भाजक कोष्ठक x घटा 1 कोष्ठक को 2 गुणा 2 द्वारा गुणा करें और पहले दो पदों के नीचे लिखें और घटाएं। शेष पदों को नीचे लाएं। चरण 4 नए भाजक के सबसे बड़े घातांक वाले पद 3x की घात 2 को भाजक के सबसे बड़े घातांक वाले पद x से भाग करें। चरण 5 चरण 3 की प्रक्रिया दोहराएं। चरण 6 भागफल का अगला पद खोजें और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक शेष या तो शून्य हो जाता है या भागफल की घात भाजक की घात की तुलना में कम हो जाती है। अब भागफल 2x घात 2 जमा 3x घटा 2 f कोष्ठक x कोष्ठक बराबर कोष्ठक x घटा 1 कोष्ठक कोष्ठक 2 x की घात 2 जमा 3x घटा 2 कोष्ठक बराबर कोष्ठक x घटा 1 कोष्ठक कोष्ठक 2 x की घात 2 जमा 4x घटा x घटा 2 कोष्ठक f कोष्ठक x कोष्ठक बराबर कोष्ठक x घटा 1 कोष्ठक कोष्ठक 2x घटा 2 कोष्ठक कोष्ठक x जमा 2 कोष्ठक। इसलिए 1 आधा घटा 2 शून्य है। यदि p कोष्ठक x कोष्ठक और z कोष्ठक x कोष्ठक z कोष्ठक x कोष्ठक शून्य के बराबर नहीं है के साथ कोई भी दो बहुपद हैं, तो हम हमेशा बहुआयामी पद q कोष्ठक x कोष्ठक और r कोष्ठक x कोष्ठक इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि p कोष्ठक x कोष्ठक बराबर z कोष्ठक x कोष्ठक गुणा q
कोष्ठक x कोष्ठक जमा r कोष्ठक x कोष्ठक, जहां r कोष्ठक x कोष्ठक बराबर 0 या r कोष्ठक x कोष्ठक का घातांक छोटा है z कोष्ठक x कोष्ठक के घातांक से। अन्य बहुपदों से बहुपद का विभाजन 2। उदाहरण, यदि बहुपद x वर्ग 4 जोड़ x वर्ग 3 घटा 3x वर्ग 2 घटा 4x जोड़ 120 के 2 0 2 और ऋण 2 है। गणना, हमें ज्ञात है x वर्ग 4 जोड़ x वर्ग 3 घटा 3x वर्ग 2 घटा 4x जोड़ 120 0 2 ऋण 2। यदि 0 2 है तब x घटा 2 एक गुणक है। यदि 0 ऋण 2 है तब x जोड़ 2 एक गुणक है। इसलिए गुणक बराबर कोष्ठक x जोड़ 2 कोष्ठक x घटा 2 बराबर x वर्ग 2 घटा 4। अब x वर्ग 4 जोड़ x वर्ग 3 घटा 34 x वर्ग 2 घटा 4x जोड़ 120 बराबर कोष्ठक x वर्ग 2 घटा 4 कोष्ठक x वर्ग 2 जोड़ x घटा 30 बराबर कोष्ठक में x वर्ग 2 घटा 4 कोष्ठक में x वर्ग 2 जोड़ 6x घटा 5x घटा 30 बराबर कोष्ठक में x घटा 2 कोष्ठक में x जोड़ 2 कोष्ठक में x जोड़ 6 कोष्ठक में x घटा 5। 0 बराबर 2 ऋण 2 ऋण 6 और 5। एक बहुपद के शून्य का ज्यामितीय मतलब। एक वास्तविक संख्या के एक बहुपद f यानी x का शून्य है यदि f यानी k बराबर 0 है। एक बहुपद के शून्य का ज्यामितीय मतलब समझने के लिए हमें पहले एक रेखीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद का ज्यामितीय प्रतिनिधित्व सीखना होगा। रेखीय बहुपद का ग्राफ। रेखीय बहुपद y बराबर ax जमा b के लिए ग्राफ एक सीधी रेखा है। मान ले y बराबर 3x जमा 6। x के अन्य मान के लिए y का संबंधित मान है। रेखा के लिए ग्राफ इस प्रकार खींचा जा सकता है। ग्राफ से हम देख सकते हैं कि y बराबर 3x जमा 6x अक्ष को यानी ऋणात्मक 2 0 पर विच्छेदित करती है। यदि 3x जमा 6 बराबर 0 तब यह x बराबर ऋणात्मक 2 देता है। इसका अर्थ है कि बहुपद 3x जमा 6 का शून्य घटा 2 है। उस बिंदु का x निर्देशांक जहां रेखा x अक्ष को काटती है भी घटा 2 है। अतः बहुपद का शून्य उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां y बराबर 3x जमा 6 का ग्राफ x अक्ष को काटता है। तो एक रेखीय बहुपद ax जमा b a 0 के बराबर नहीं है के लिए y बराबर ax जमा b का ग्राफ एक सीधी रेखा है जो x अक्ष को एक बिंदु अर्थात घटा b बटा a 0 पर काटती है। इसीलिए रेखीय बहुपद ax जमा b जहां a 0 के बराबर नहीं है ठीक 1 0 अर्थात उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां y बराबर ax जमा b का ग्राफ x अक्ष को काटता है। द्विघातीय बहुपद का ग्राफ। एक द्विघातीय बहुपद x की घात 2 घटा 5x घटा 6 का ग्राफ खींचते हैं तो y बराबर x की घात 2 घटा 5x घटा 6।
x के विभिन्न मान के लिए y का संबंधित मान है x, y, घटा 2 8, घटा 1 0, 0, घटा 6 1, घटा 10 2, घटा 12 5, घटा 6 6 0। द्विघातीय बहुपद के लिए ग्राफ इस प्रकार खींचा जा सकता है। ग्राफ से हम देख सकते हैं कि y बराबर x की घात 2 घटा 5x घटा 6 में x की घात 2 का गुणांक 1 है, जो एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो परवलय ऊपर की तरफ खुलता है। परवलय एक अक्ष को दो बिंदुओं क्रमशः घटा 1 0 और 6 0 पर काटता है। इसलिए इस द्विघात समीकरण में घटा 1 और 6 पर दो अलग अलग शून्य हैं। बीजीय विधि द्वारा हम दिए गए बहुपद का दो अलग अलग रेखीय गुणनखंडों में गुणनखंड कर सकते हैं, जो कि x की घात 2 घटा 5x घटा 6 बराबर x घटा 6 x जमा 1 है। तो परवलय x अक्ष को दो बिंदुओं क्रमशः 6 0 और घटा 1 0 पर काटता है। ऊपर चर्चा किए गए उदाहरण से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, n घात के बहुपद में n शून्य हो सकते हैं। ज्यामितीय रूप से एक बहुपद के शून्य उन बिंदुओं के x अक्ष निर्देशांक हैं जहां इसके ग्राफ x अक्ष को काटते या छूते हैं। एक घन बहुपद का ग्राफ। एक घन बहुपद y बराबर x की घात 3 घटा 4x पर विचार करें। x के विभिन्न मान के लिए y का संबंधित मान है। एक घन बहुपद के लिए ग्राफ इस प्रकार खींचा जा सकता है। ग्राफ से हम देख सकते हैं कि y बराबर x की घात 3 घटा 4, x अक्ष को 3 बिंदुओं क्रमशः घटा 2 0 0 0 और 2 0 पर काटता है। इस प्रकार घटा 2 0 2 इस बहुपद के विभिन्न वास्तविक मूलों की प्रवृत्ति। द्विघात समीकरण पर विचार करें। ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0। a शून्य नहीं हो सकता। समीकरण के मूल हैं x बराबर घटा b धन ऋण वर्गमूल b वर्ग घटा 4ac बटा 2a। मान लें वे हैं अल्फा बराबर घटा b धन वर्गमूल b वर्ग घटा 4ac बटा 2a और बीटा बराबर घटा b ऋण वर्गमूल b वर्ग घटा 4ac बटा 2a। मूलों की प्रकृति। b वर्ग घटा 4ac के मान पर निर्भर करता है, जिसे विभेदक कहा जाता है और आमतौर पर d से चिन्हित होता है। यदि b वर्ग घटा 4ac शून्य से बड़ा है तो दोनों वास्तविक और अलग होते हैं। यदि b वर्ग घटा 4ac बराबर 0 है तो दोनों मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। यदि b वर्ग घटा 4ac 0 से कम है तो दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। उदाहरण, द्विघात समीकरण 2x वर्ग घटा 4x जमा 3 बराबर 0 के विभेदक पता करें और इसलिए इसके मूलों की प्रकृति पता करें। समाधान। दिया गया समीकरण ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 रूप का है, जहां a बराबर 2, b बराबर घटा 4 और c बराबर 3 है। इसलिए विभेदक b वर्ग घटा 4ac बराबर कोष्ठक घटा 4
कोष्ठक वर्ग घटा कोष्ठक 4 गुणा 2 गुणा 3 कोष्ठक बराबर 16 घटा 24 बराबर घटा 8 शून्य से कम है। तो दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। उदाहरण, द्विघात समीकरण 3x वर्ग घटा 2x जमा 1 बटा 3 बराबर 0 का विभेदक पता करें और इसलिए इसके मूलों की प्रकृति पता करें। पता करें क्या वे वास्तविक हैं। समाधान, यहाँ a बराबर 3, b बराबर घटा 2 और c बराबर 1 बटा 3। इसलिए विभेदक b वर्ग घटा 4ac बराबर कोष्ठक घटा 2 कोष्ठक वर्ग घटा 4 गुणा 3 गुणा 1 बटा 3 बराबर 4 घटा 4 बराबर 0। इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल हैं। वे मूल घटा b बटा 2 और घटा b बटा 2a हैं, जो कि 2 बटा 6 और 2 बटा 6 या 1 बटा 3 और 1 बटा 3 है। एक द्विघात समीकरण का गुणनखंड द्वारा समाधान। x बराबर अल्फा का मूल्य द्विघात समीकरण ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 का मूल होगा। a 0 के बराबर नहीं यदि और अगर यदि x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, जो कि यदि a गुणे अल्फा वर्ग जमा b गुणे अल्फा जमा c बराबर 0। उदाहरण के लिए x बराबर 3 द्विघात समीकरण 2x वर्ग घटा 5 x घटा 3 बराबर 0 का मूल है। जैसा कि दिए गए समीकरण के बाएं पक्ष में x बराबर 3 के प्रतिस्थापन पर हम पाते हैं 2 गुणे 3 वर्ग घटा 5 गुणे 3 घटा 3 बराबर 0। 2 गुणे 9 घटा 15 घटा 3 बराबर 0। 18 घटा 18 बराबर 0। बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। द्विघात समीकरण के शून्य और मूल बराबर हैं। उदाहरण, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण 6x घात 2 जमा 11x जमा 3 बराबर 0 के मूल का पता लगाएं। समाधान दिया गया है 6x वर्ग जमा 11x जमा 3 बराबर 0। सबसे पहले मध्य पद 11x को 9x जमा 2x में तोड़ दें, क्योंकि 9x गुणा 2x बराबर 6x घात 2 गुणा 3। 6x वर्ग जमा 9x जमा 2x जमा 3 बराबर 0। 3x गुणा कोष्ठक 2x जमा 3 कोष्ठक जमा 1 गुणा कोष्ठक 2x जमा 3 कोष्ठक बराबर 0। कोष्ठक 2x जमा 3 कोष्ठक गुणा कोष्ठक 3x जमा 1 कोष्ठक बराबर 0। इससे अर्थ निकलता है कि कोष्ठक 2x जमा 3 कोष्ठक बराबर 0, कोष्ठक 3x जमा 1 कोष्ठक बराबर 0। इसका अर्थ है x बराबर घटा 3 बटा 2 घटा 1 बटा 3। तो x बराबर घटा 3 बटा 2 और घटा 1 बटा 3 द्विघात समीकरण के मूल हैं। रेखीय समीकरण की एक युग्म के समाधान की चित्रमय विधि। दो चरों x और y में रेखीय समीकरण की एक युग्म का सामान्य रूप है a1 x जमा b1 y जमा c1
बराबर 0। a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0, जहाँ a1, b1, c1, a2, b2, c2 वास्तविक संख्याएं हैं और a1 घात 2 जमा b1 घात 2 बराबर नहीं है 0 के। a2 घात 2 जमा b2 घात 2 0 के बराबर नहीं है। यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तब रेखाएं काटती हैं और बिल्कुल एक ही समाधान है जो कि अद्वितीय होता है। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब रेखाएं संपाती होती हैं और अनंत रूप से अनेक समाधान होते हैं। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तब रेखाएं समानांतर होती हैं और कोई भी समाधान नहीं होता है। रेखीय समीकरण की निम्नलिखित युग्म का ग्राफ बनाएं। 3x जमा 2y बराबर 5 और 2x घटा 3y बराबर 7। हल। समीकरणों की दी गई व्यवस्था का रेखांकन करने के लिए हम x और y के मूल्यों को सारणीबद्ध करेंगे। 3x जमा 2y बराबर 5, x, y, 1, 1, 3 घटा 2 घटा 3, 7, 2x घटा 3y बराबर 7, x, y, 5, 1, 2 घटा 1 घटा 1 घटा 3। दी गई प्रणाली का ग्राफ एक बिंदु पर काटते हैं तो प्रणाली का एक अद्वितीय समाधान है। दो चरों में रेखीय समीकरण की जोड़ी। ax गुणा by गुणा c बराबर 0 प्रकार का एक समीकरण जहां a, b, c संबद्ध है r के। a 0 के बराबर नहीं है, b 0 के बराबर नहीं है और x, y चर हैं। दो चरों का रेखीय समीकरण या दो चरों का प्रथम घात का समीकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए 3x जमा 7y बराबर 9, 2x जमा y बराबर 0। जब हम एक तल में दो सीधी रेखाएं खींचते हैं, हमें नीचे दी गई 3 संभावनाओं में से एक मिल सकती है। रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, दो रेखाएं संपाती हैं, दो रेखाएं समानांतर हैं। उदाहरण, दो संख्याओं का योग 6 है और पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 अधिक है। इसे बीज गणित और रेखा गणित के ढंग से प्रदर्शित करें। हल। मान ले पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। दिया गया है कि दोनों संख्याओं का योग 6 है। x जमा y बराबर 6। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 अधिक भी है। x बराबर y जमा 2, x घटा y बराबर 2। इसीलिए समीकरण की प्रणाली है x जमा y बराबर 6, x घटा y बराबर 2। इस प्रणाली का रेखांकन में प्रस्तुत करने के लिए हमें प्रत्येक समीकरण का कुछ समाधान सारणीबद्ध करना होगा। हम देखते हैं कि दो रेखाएं एक बिंदु 4, 2 पर काटती हैं। संचयी बारंबारता बंटन का सचित्र वर्णन। एक वक्र जो वर्गीकृत आंकड़ों के संचयी बारंबारता बंटन को प्रदर्शित करता है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, अधिक प्रकार बारंबारता वक्र, कम प्रकार बारंबारता वक्र। आओ इसे एक एक करके सीखें। अधिक प्रकार बारंबारता। कम प्रकार के संचयी बारंबारता का वक्र कम प्रकार बारंबारता वक्र कहलाता है। उदाहरण के लिए
वर्गीकृत आंकड़ों की मध्यका ज्ञात करने के लिए हम बारंबारता वक्र का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक प्रकार और कम प्रकार के संचयी बारंबारता वक्र के सचित्र वर्णन से वर्गीकृत आंकड़ों की मध्यका ज्ञात कर सकते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों की मध्यका दोनों बारंबारता वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु x अक्ष पर होती है। उदाहरण के लिए आओ उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, चिकित्सीय परीक्षण के दौरान एक कक्षा में 35 छात्रों का भार इस प्रकार दर्ज किया गया। दिए गए आंकड़ों के अनुसार कम बारंबारता वक्र का चित्रण करें। चित्रण की मदद से मध्यका ज्ञात करें। हल, दी गई बारंबारता कम प्रकार की है। x अक्ष और y अक्ष पर क्रमशः संचयी बारंबारता का चित्रण इस प्रकार करें। अतः n बराबर 35, इसलिए n बटा 2 बराबर 17.5। बिंदु A को चिन्हित करें जिसका अक्षांश 17.5 है और जिसका x अक्षांश 46.5 है, इसलिए मध्यांक का मान 46.5 है।